है। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th के इंग्लिश का 100 मार्क्स का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। कोई भी तैयारी करना हो तो जो एग्ज़ाम में क्या पूछता है, टॉपिक का जानना जरूरी होता है। तो इसके लिए सिलेबस भी हमें पता होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में हम लोग को क्वेश्चन 100 मार्क्स का आता है, तो 100 मार्क्स में हमें क्या क्या पढ़ना है ये जानना जरूरी है, ताकि हम अपने उचित समय पर, सही समय पर उसका तैयारी कर ले और परीक्षा में हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। कुछ बच्चों को सिलेबस पता भी है और कुछ बच्चे पढ़ते हैं क्लास में रेगुलर, लेकिन ये नहीं जान पाते हैं कि 100 मार्क्स के हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, तो उस 100 मार्क्स में कौन कौन सा टॉपिक है, ग्रामर से, बुक से क्या पढ़ना है, इसके बारे में नहीं जानते हैं और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहते हैं, जिसके चलते उनको समय तो पार हो जाता है, एग्जाम नज़दीक आ जाता है, लेकिन सारा टॉपिक टच नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छूट जाता है और उसी के कारण उन्हें कम नंबर प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको क्लास 12 के इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वो सारा क्लियर करने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और जो बच्चे 12th क्लास के हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ये जरूरी है जानना, क्योंकि अब परीक्षा का बहुत कम समय रह गया है और हमें अच्छी तरह से तैयारी भी करना है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें कुछ और टॉपिक ये समझ में आ जाए कि कुछ और भी टॉपिक है जो पहले से नहीं जानते थे कि इस टॉपिक से भी आता है क्वेश्चन। जानने के बाद वो अपने तैयारी में लगे रहेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबको पता है क्वेश्चन 100 मार्क्स का आता है। सब जानते हैं कि क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है, 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है। लेकिन आपको पता है कि क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे एक टॉपिक जो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव का और दूसरा सब्जेक्टिव का हो गया, जिसमें हमारे कुछ पुस्तक के से भी क्वेश्चन पूछता है। वो पुस्तक का नाम है रेनबो पार्ट 2। देख सकते हैं आप लोग, तो पुस्तक का नाम है रेनबो पार्ट 2। और एक और लिटरेचर में पुस्तक चलता है जिसका नाम है रेनबो पार्ट 2, 11th एंड 12th दोनों में चलता है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश नाम है। क्लास 12th में 2 पुस्तक हम लोग को पढ़ना है। एक है रेनबो पार्ट 2 और एक है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना है। देख रहे हैं, ये पुस्तक है। और उसके बाद हमें जो है रेनबो पार्ट 2 में 2 सेक्शन प्रोज और पोएट्री पढ़ना है हम लोग को। रेनबो पार्ट 2 में 2 सेक्शन पढ़ना है हम लोग को, प्रोज और पोएट्री। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हमें अंग्रेजी की कहानी पढ़ना है, नॉवेल के बारे में पढ़ना है, ड्रामा के बारे में पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद हमें इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना है। ग्रामर से भी 50% क्वेश्चन आते हैं। अब एक एक चीज को मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। एक एक चीज पर ध्यान देंगे, विस्तार से बताने जा रहा हूँ। जैसे रेनबो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ते हैं 2 सेक्शन। पहला जो सेक्शन हमारा है प्रोज का है। उस प्रोज में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उस प्रोज सेक्शन में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और लगभग आपको कह दे तो 11 चैप्टर पढ़ना है। क्लास 12th के रेनबो पार्ट 2 में प्रोज सेक्शन से हम लोग को 12 चैप्टर पढ़ना है। प्रोज सेक्शन से हम लोग को 12 चैप्टर पढ़ना है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हो गया, भारत इज माई होम हो गया, ए पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव ए ड्रीम, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, द आर्टिस्ट, अ चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, अ मैरिज प्रपोजल। ये पूरा 11 चैप्टर पढ़ना है। ये हमारे प्रोज सेक्शन का हो गया। कौन सा चैप्टर कौन लिखे हैं ये चीज आप लोग जानते हैं बखूबी, या पढ़े होंगे अभी तक, कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की बात होता है, महात्मा गांधी, भारत इज माई होम की बात होता है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, अ पिंच ऑफ स्नफ की बात होता है, मनोहर माल गोनकर, आई हैव ए ड्रीम की बात होता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड की बात होता है, बर्ट्रैंड रसल, द आर्टिस्ट के बात होता है, सिगानोया। तो इस तरह से सबके राइटर्स भी आपको पता है और कौन सा चैप्टर क्या है ये भी आप लोग जानते होंगे। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जैसे भारत इज माई होम, अ स्पीच, ए पिंच ऑफ स्नफ, शॉर्ट स्टोरी,
इस तरह से आप जानते हैं और आपके टीचर भी पढ़ाए हैं और मैं भी अपने ऑफलाइन क्लास में इस तरह से पढ़ा चुका हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस सारे चैप्टर्स को हमको कंप्लीट करना है ताकि एग्जाम में किसी भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछ दे तो वो क्वेश्चन छूट ना जाए हमसे। इसलिए बता रहा हूं कि सिलेबस पर फोकस होना जरूरी है, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना जरूरी है हम लोग को। तो ये प्रोज सेक्शन का सारा चैप्टर्स है। अब इसके बाद हम आपको पोएट्री सेक्शन के बताने जा रहे हैं कि पोएट्री सेक्शन में क्या है। तो पोएट्री सेक्शन में जितने भी पोएम्स पढ़ना है हम लोग को, और पोएम्स में आपको 10 है, 10 पोएम्स पढ़ना है। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और टू ऑटम, एन एपिटाफ, द सोल्जर, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, फायर हिम, अ स्नेक, माई ग्रैंडमदर हाउस। ये सारे 10 चैप्टर्स जो पोएम्स का है हमें पढ़ना है। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल विटमैन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन, ओ टू ऑटम, जॉन किट्स, एन एपिटाफ, वाल्टर डिलामेयर, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, T.S. एलियट, फायर हिम, के.एन. दारूवाला, अ स्नेक, D.H. लॉरेंस, और माई ग्रैंडमदर हाउस, कमला दास। तो इस तरह से इनके पोएट्स हो गए। आप सब पढ़े हैं, सब याद होगा। तो इतने 21 चैप्टर्स हम लोग को कंप्लीट करना है प्रोज पोएट्री मिलाकर। प्रोज एंड पोएट्री ये दोनों को मिलाकर के हम लोग को 21 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। याद रखिएगा, 21 चैप्टर्स कंप्लीट करना है हम लोग को प्रोज पोएट्री मिलाकर रेनबो पार्ट 2 में। अब जो है कुछ और बताने जा रहे हैं आपको। ग्रामर के सारे टॉपिक्स बताएंगे, कौन कौन से पूछता है। आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बताने जा रहे हैं। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जैसे आप पढ़े हैं तो कुछ 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक ही बुक है, कुछ टॉपिक्स जो है आपको 11th क्लास में पढ़ना है और कुछ टॉपिक्स जो है आपको क्लास 12th में पढ़ना है। जैसे 11th में पढ़ना था हाउ इंग्लिश बिगेन, हाउ इंग्लिश बिगेन, अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई, उसको पढ़ना था 11th क्लास में। अब 12th में क्या क्या पढ़ना है अंग्रेजी में, स्टोरी में, तो उसमें ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, मिडिल इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, मॉडर्न इंग्लिश के बारे में पढ़ना है, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा पढ़ना है और स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश पढ़ना है। ये सारे जो है 6 चैप्टर क्लास 12th में पढ़ना है और जो बच गया उसमें वो 11th में पढ़ना है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आपको 11th एंड 12th, उसमें लिखा हुआ ही है साफ 11th एंड 12th दोनों में। तो हमें 12th में पढ़ना है ओल्ड इंग्लिश के बारे में, क्या क्या ओल्ड इंग्लिश में डेवलपमेंट हुआ था। मिडिल इंग्लिश में बारे में पढ़ना, जैसे मिडिल इंग्लिश में आप जानते होंगे 2 मेजर डेवलपमेंट हुआ, ग्रेट वावल शिफ्ट और इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का हुआ था। मॉडर्न इंग्लिश में पूरा वर्ल्ड लैंग्वेज बन गया इंग्लिश, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज एक वैश्विक भाषा के रूप में कैसे अंग्रेजी बना, उसके बारे में पढ़ना है। ड्रामा क्या है, टाइप्स ऑफ ड्रामा और ड्रामा का क्या क्या पार्ट्स होता है उसके बारे में पढ़ना है। नॉवल क्या है, टाइप्स ऑफ नॉवल पढ़ना है, इंडियन नॉवलिस्ट कौन कौन हुए, अमेरिकन नॉवलिस्ट कौन कौन हुए और ब्रिटिश नॉवलिस्ट कौन कौन से हुए और उसके बारे में पढ़ना है। तो सारे नॉवल में पढ़ना है। इंडियन ड्रामेटिस्ट, ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट के बारे में भी पढ़ना है। ये सब में जो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं अभी। तो इतना आपको 6 चैप्टर स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी कंप्लीट करना है। तो 21 और इधर हो गया 6, 27 चैप्टर्स जो है आपको 100 मार्क्स के लिए क्लास 12th में पढ़ना है। और इसके अतिरिक्त क्या क्या और चीज पढ़ना है से बता रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि टोटल जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का है और उस 100 मार्क्स में आपका 2 सेक्शन में है, एक सेक्शन ए हो गया और सेक्शन बी हो गया। 50-50 मार्क्स का है दोनों। ए सेक्शन में 50 मार्क्स क्वेश्चंस और बी सेक्शन में 50 मार्क्स के क्वेश्चन। ऐसे तो क्वेश्चन 100 दिया रहता है, लेकिन हम लोग को वहां पर जो एग्जाम देने वाले हैं उनको क्वेश्चन बनाना है केवल 50 ही, ठीक है। तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 2 पोर्शन से उसमें रहता है। एक ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा आपको और एक लिटरेचर से, मतलब कि बुक से रहेगा। वो 50 ऑब्जेक्टिव ही है आपका
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक से ही है, या ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ग्रामर पोर्शन से ही दिया हुआ है, वो दोनों पोर्शन से दिया हुआ रहेगा। आपका ग्रामर से भी क्वेश्चन रहेगा और लिटरेचर से भी रहेगा। और बी सेक्शन है तो इसमें भी जो है आपको ग्रामर और लिटरेचर से दिया रहेगा। राइटिंग सेक्शन, जो बी सेक्शन है आपका राइटिंग सेक्शन है, इसमें लिखना है। और ए सेक्शन में आपको क्या करना है, रंगने वाला है, जो सही ऑप्शन का चयन करके आपको ब्लैंक में क्या करना है, उसको रंगना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन रहेगा, क्या टॉपिक रहेगा। जैसे सेक्शन ए में जहां तक ग्रामर का टॉपिक का बात है, तो क्या क्या टॉपिक हो सकता है उसका। जैसे टेंस है एक टॉपिक, जिसके ऊपर मैंने वीडियोस डाले हैं बनाकर, कैसे सही टेंस के फॉर्म, वर्ब के फॉर्म को चयन करना है, उसको भी बात हम बताए हैं वीडियोस में, देखे होंगे शायद आप लोग। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है टेंस, जिसमें यूजेज ऑफ टेंस है और ट्रांसलेशन भी पूछता है। हम लोग को दोनों तरह से पढ़ना होता है टेंस में। एक कि टेंस का कहाँ कहाँ यूज होता है, किन किन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, और दूसरा जो हिंदी में वाक्य दिया रहता है तो अलग अलग टेंस में कैसे अनुवाद करते हैं, मतलब कि ट्रांसलेशन, उसके बारे में पढ़ना होता है। और दूसरा वॉइस है, जिसमें हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस है, कहीं आपको दे देगा कि पैसिव में दिया हुआ है, इसको एक्टिव में बदले, कहीं दे देगा कि एक्टिव में है और इसका पैसिव में बदलना है, और पैसिव में सही ऑप्शन उसका चुनना है। एक सेंटेंस लिख देगा कि लेट अस प्ले टुगेदर इनटू पैसिव दे दिया। अब इसका चारों ऑप्शन है दिया, उसमें सही इसका पैसिव क्या हो जाएगा। या रावण वाज किल्ड बाय राम दे दिया वहां पर, अब इनटू एक्टिव पूछ देगा कि ये जो पैसिव सेंटेंस है इसका एक्टिव कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो उस तरह से होता है। फिर उसके बाद नरेशन है, इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाकर आपको यूट्यूब फेसबुक पर डाले हैं और बताया भी कैसे चेंज करते हैं। क्या है नरेशन, तो नरेशन है स्पीच जिसको कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। कभी कभी क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट पे बदलने के लिए देगा, कभी आपको है कि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलने के लिए देगा। फिर उसके बाद मॉडल वर्ब्स है, जिसमें आपको पता है एक अलग सेंस में मॉडल का प्रयोग करते हैं, कैन कुड, ये सब का प्रयोग जो है इसके बारे में पढ़ना होता है, और कहाँ कैन कुड का सही यूज होता है वो हमें क्वेश्चन पूछता है। फिर प्रीपोजिशन है, जैसे आप जानते हैं एट, इन, इनटू, ऑन, ये सब प्रीपोजिशन है, इसके से क्वेश्चन रिलेटेड दिया रहता है। और आर्टिकल्स है ए, एन या द, जो है डिफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल, उसके प्रयोग के बारे में दिया रहता है कि कैसे हम लोग को प्रयोग करना है, कहीं आर्टिकल का प्रयोग होगा इस सेंटेंस में या नहीं होगा, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। अब उसके बाद कॉम्बिनेशन है, जो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए रहता है। जैसे कहा जाएगा कि ही इज पुअर, इस तरह से एक सेंटेंस है, और ही इज ऑनेस्ट दिया रहेगा। अब इसको कंबाइन सही ऑप्शन देखना है, तो आप लोग पढ़े होंगे, तो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, इस तरह से हम लोग कंबाइन कर देते, जोड़ देते हैं, तो एक ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा और बाकी गलत दिया रहेगा, तो उसको हमको सेंटेंस को कंबाइन करने के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग दिया रहेगा। ये करेक्ट स्पेलिंग जो होता है आपका बुक और ग्रामर दोनों से रिलेटेड दिया रहता है। 3-4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा करेक्ट स्पेलिंग से, बुक से भी दिया रहेगा और ग्रामर टॉपिक से भी रहेगा करेक्ट स्पेलिंग। फिर है आपका करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन करने के लिए रहेगा। जैसे 4 क्वेश्चन दे दिया उसमें ABCD करके, और उसमें आपको एक सेंटेंस जो है करेक्ट है, बाकी सेंटेंस करेक्ट नहीं रहेगा, तो आपको चुनना होगा कि उसमें सही सेंटेंस कौन है। उसमें आपको चुनना होगा कि उसमें कौन सा सेंटेंस सही और करेक्ट सेंटेंस में हो जाएगा। और उसके बाद है वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि अनेक शब्दों का एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द जो हो गया। जैसे आप कह सकते हैं ए मैन हुज वाइफ इज डेड, क्या कहते हैं, एक व्यक्ति पुरुष जो है उसका पत्नी मर गया तो क्या कहते हैं, ए वोमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक औरत, एक महिला जिसके पति मर गया तो क्या कहते हैं। इस तरह से दिया रहेगा, उसमें एक सुटेबल रहेगा दिया हुआ जो सही रहेगा उसके अकॉर्डिंग, और बाकी सब गलत रहेगा, तो उसके बारे में भी दिया रहेगा। और उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेज रहेगा, लोकोक्ति मुहावरा जिसको कहते हैं हम लोग, तो इडियम फ्रेज से भी रहेगा। फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिया रहेगा, पर्यायवाची शब्द और आपको विपरीतार्थिक शब्द जिसे कह सकते हैं, जो उल्टा, एंटोनिम्स क्या होता है, उल्टा होता है, और सिनोनिम्स क्या होता है, जो पर्यायवाची शब्द रहता है।
समानार्थी शब्द रहता है तो उससे भी दिया रहेगा, सिनोनिम से भी दिया रहेगा और एंटोनिम से भी दिया रहेगा क्वेश्चन। तो यहाँ 13 आपका टॉपिक हो गया। जैसे ग्रामर टॉपिक्स में आप देख रहे हैं टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कॉम्बिनेशन, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट सेंटेंस, वर्ड वर्ब सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे आपको एग्जाम में। अब इतना सारा क्वेश्चन जो है टॉपिक से आपको पूछता है ग्रामर से। अब आपको बता दे रहे हैं कि दूसरा जो भाग है जो लिटरेचर पोर्शन से पूछेगा ऑब्जेक्टिव, वो सारा हम आपको बताएं ऑब्जेक्टिव का। अब लिटरेचर से जो पूछता है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रोज और दूसरा पोएट्री और तीसरा द स्टोरी ऑफ इंग्लिश दिया रहेगा। एक प्रोज, दूसरा पोएट्री और तीसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश दिया रहेगा। इस सारे से आपको पूछेगा लिटरेचर से भी ऑब्जेक्टिव में। जैसे कोई दे देगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, इज ए ऑब्लिक एन दे देगा और उसमें ऑप्शन दे देगा वार पोयम, बी में दे देगा मेटाफिजिकल पोयम, मेटाफिजिकल पोयम, सी में दे देगा रोमांटिक पोयम और डी में दे देगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो जो आपने पढ़ा है सही जिस तरीके से, उसका सही ऑप्शन यहां पर चयन करने के लिए रहेगा। तो आपने स्वीटेस्ट लव पढ़ा है तो एक मेटाफिजिकल पोयम है, आध्यात्मिक कविता है, लव पोयम भी इसे कह सकते हैं, तो सही ऑप्शन होगा उसको चुनना है, तो किताब से पोएट्री से दे दिया। उसी तरह से अगर आपका प्रोज से रहेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, भारतीय सभ्यता संस्कृति लिखा गया है, और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर दे देगा महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मनोहर मालगोनकर। तो आपको पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा। कुछ जो आप चैप्टर पढ़े हैं उसमें प्रोज से या पोएट्री से पोएम पढ़े हैं तो उसके लाइन्स भी दे देते, पूछ देता है कि लाइन जो लिया गया है कौन सा पोएम से लिया है, यह लाइन जो है किस कवि ने लिखा है, यह लाइन जो है किस राइटर ने लिखा है, उस तरह से क्वेश्चन दे देगा। फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दिया रहेगा। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आप जानते हैं कि जैसे पूछ देगा कि मिडिल इंग्लिश कवर कब से कब तक हुआ, मिडिल इंग्लिश का कालखंड कब से कब रहा, तो 4 कह सकते हैं कि 1150 एडी से लेकर 1500 तक, या कह देगा कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर फ्रॉम, ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब रहा, तो 449 एडी से 1066 तक कह सकते हैं। या पूछ सकता है कि मॉडर्न इंग्लिश कब से शुरुआत हुआ, तो कह सकते हैं 1500 ईस्वी से अब तक जो मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब पूछ देगा कि ग्रेट वोवेल शिफ्ट कब हुआ था, तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट जो मिडिल इंग्लिश में हुआ था। या कुछ मिडिल इंग्लिश के राइटर्स के नाम पूछ देगा कि इनमें से कौन जो है मिडिल इंग्लिश के राइटर्स हैं। या कह सकता है कि ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे, तो ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स थे। पूछ देगा कि मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट हुए, तो मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। या कह देगा द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, या वर्ड जो है ड्रामा कहाँ से आया है, जैसे ड्रामा शब्द ग्रीक से आया है, तो इसी तरह से पूछता है क्वेश्चन। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग को डिस्क्रिप्टिव जो हो गया, जो राइटिंग सेक्शन खास करके हो गया, उसके बारे में जानना है। तो राइटिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले जो है एसे लिखने के लिए आता है, वो भी 150 to 180 वर्ड्स में। एसे लिखने के लिए है हम लोग को 150 शब्दों से लेकर 180 शब्दों में लिखना है एसे, ठीक है। और एसे में जैसे दे देगा ग्लोबलाइजेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन, जनसंख्या विस्फोट के बारे में दे सकता है, या वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, या हेल्थ इज वेल्थ दे सकता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज भी दे सकता है। तो बहुत सारे तरह के रहता है। कोई फेस्टिवल से रिलेटेड भी दे सकता है, करंट टॉपिक जो बर्निंग प्रॉब्लम है, बर्निंग इशू है, उससे भी रिलेटेड दे सकता है, या एजुकेशन से रिलेटेड भी दे सकता है, या हमारे समाज में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक क्या उससे रिलेटेड होगा, या सरकार गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा किस पर फोकस किया है उसके बारे में भी दे सकता है।
तो उसको लिखना होता है 150 to 180 वर्ड्स में, और वो 8 मार्क्स का रहता है। उसके बाद लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगा आपको प्रोज से। प्रोज के किसी चैप्टर का कहीं से भी उठाकर 2 या 3 लाइन दे देगा और उसकी व्याख्या करने के लिए कह देगा। तो आप पढ़े होंगे ऑफलाइन क्लास में, जैसे बहुत सारे चैप्टर सभी कंप्लीट कर लिए हैं, तो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम महात्मा गांधी एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस तरह से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से आ रहा है तो ऐसे आपको बताया गया है, और जान भी लीजिएगा ऑफलाइन में ऑनलाइन में भी। और दूसरा है एक्सप्लेनेशन फिर आपको पोएट्री से, मतलब कि टोटल 8 मार्क्स का ये भी रहेगा। प्रोज और पोएट्री से रहेगा, एक एक ABCD करके दिया रहता है और उसमें एक एक बनाना होता है। ABCD रहेगा आपको 3 प्रोज में ABCD करके, 3 पोएट्री में ABCD करके देगा, और एक एक उसमें से बनाना है आपको, एक एक उसमें से क्या करना है, बनाना है। और उसके बाद जो है आंसर यानी 3 क्वेश्चंस रहेगा, मतलब कि इसमें क्वेश्चन टोटल रहेगा आपको 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको बनाना है केवल 3 ही। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से रहेगा क्वेश्चन और क्या हमें 3 कौन कौन से बनाना है। तो जैसे देखिए क्या रहेगा, उधर तो आपको प्रोज पोएट्री से एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन बनाना ही है और किसी एक पर ऐसे लिखना ही है 150 to 180 वर्ड्स में। तो इसमें जो टॉपिक है हमें 3 सिर्फ बनाना है, तो इसमें 6 दिया रहेगा क्वेश्चन। समरी 2 रहेगा, किसी एक को बना ले या दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन सर या स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दिया रहेगा, और मैचिंग भी रहेगा प्रोज पोएट्री। तो बच्चे ज्यादा प्रीफर करते हैं क्या, ये दोनों को बनाना, क्योंकि चैप्टर्स के नाम और लेखक का नाम बच्चों को बहुत जल्द ही याद हो जाता है, पोएम का नाम और पोएट्स का नाम भी बच्चों को बहुत जल्द ही याद हो जाता है, इसलिए बच्चे ज्यादा प्रीफर करते हैं मैचिंग बनाना। तो 10 नंबर के ऐसे ही कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद जो बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसलेशन बना लेते हैं अनुवाद करने के लिए। 5 ट्रांसलेशन रहता है, उसको इंग्लिश में अनुवाद करना होता है, तो 15 नंबर ऐसे ही ले आते हैं। और जिन बच्चों से ट्रांसलेशन नहीं बनता है वो मैचिंग लिख लेते हैं और प्रोज पोएट्री मैचिंग बना लेते हैं, और प्रोज पोएट्री से मैचिंग और एक समरी लिख लेते हैं। मान लिया जाए किसी को ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, मीनिंग नहीं याद है, टेंस पता नहीं चल रहा है, तो क्या करते हैं, वो समरी लिख लेते हैं एक, और 2 मैचिंग बना लेते हैं, तो 3 क्वेश्चन हो जाता है इस तरह से। तो ये जो 6 इसमें क्वेश्चन दिया है तो थोड़ा इजी भी कर दिया है, क्योंकि बच्चों के पास 6 क्वेश्चन है, अब बनाना है केवल 3। अगर 3 ही रहता और 3 ही को बनाना है जरूरी है और 15 नंबर के, तो कहीं मिस कर सकते थे। लेकिन अब हो गया मैचिंग, तो आसान हो जाता है। चैप्टर का नाम और राइटर का नाम याद कर लेते हैं, पोएम का नाम, पोएट का नाम याद कर लेते हैं और उसको मैचिंग कर लेते हैं। ट्रांसलेशन भी बना लेते हैं, नहीं ट्रांसलेशन आता है तो कोई एक पर समरी लिख लेते हैं। तो इस तरह से 15 जो मार्क्स है वो आसानी से ले आते हैं। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो इसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है। इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहां से होता है, तो रेनबो पार्ट 2 के प्रोज और पोएट्री और द स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहता है। टोटल जो इसमें 10 क्वेश्चन रहता है, बनाना होता है 5 ही क्वेश्चन को, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन होता है, 2-2 मार्क्स का होता है। प्रोज पोएट्री से भी होता है और 2 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होता है। अगर 4-4 क्वेश्चन दे दिया प्रोज पोएट्री से तो 2 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दे दिया, या 3-3 क्वेश्चन दे दिया प्रोज पोएट्री से तो 3 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दे दिया, और टोटल 10 क्वेश्चन देता है। बनाना होता है हम लोग को केवल 5 ही, तो आसानी से भी जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि 10 है उसमें से हमको 5 आसानी से आ जाता है, तो बना लेते हैं बच्चे। अब उसके बाद लेटर या एप्लीकेशन होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग वाला, ये 5 मार्क्स का होता है और करके दिया रहता है। ये आप लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, तो 5 नंबर यहाँ से भी कैरी हो जाता है। अब उसके बाद जो है लेटर एप्लीकेशन में, जैसे कोई कांग्रेचुलेशन के लिए लेटर लिखना हो, या पिताजी से पैसा मांगना उसके लिए लेटर लिखना हो, या आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए हैं और घूम कर आए उसके बाद वर्णन करना है तो लेटर लिखना है, या दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं तो उसके लिए लेटर लिखना है, बर्थडे में इनवाइट कर रहे हैं, अपने बहन के यहाँ शादी में इनवाइट कर रहे हैं तो उसके लिए लेटर लिखना है। और एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे आप छुट्टी मांग रहे हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखना है, या आप गरीब हैं आप पैसा नहीं दे सकते पूरा विद्यालय में तो निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है,
जो क्लास में सब बताया गया है और कैसे लिखना है इसके बारे में भी। और लास्ट जो हमारा है इसमें पैसेज या प्रीसिस होता है। पैसेज या प्रीसिस ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पैसेज या प्रीसिस, जिसमें प्रीसिस कहते हैं उसको संक्षेपण होता है, जो हिंदी में आप लोग को पढ़ना है संक्षेपण। इंग्लिश में भी रहता है, एक पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, उस पैराग्राफ को और शॉर्टेन करना होता है, उसका मीनिंग को एक्सप्रेस करना होता है। उसमें लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द पैसेज, और जिसके बाद जो 1/3 से जो डिवाइड किया 1/3 से, तो उसको भी लिखा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द प्रीसिस, ये लिख देते हैं। और पैसेज में क्या होता है, जिसको गद्यांश कहते हैं, उसी में से क्वेश्चन पढ़ करके उसी में आंसर दिया रहता है, जो क्वेश्चन नीचे लिखा रहता है पैसेज के नीचे उसी में से पढ़कर बनाना होता है। तो पैसेज थोड़ा सा प्रीसिस की अपेक्षा आसान होता है। पैसेज जो है प्रीसिस की अपेक्षा आसान होता है। प्रीसिस में कोई आंसर नहीं दिया रहता है, आपको एक हेडिंग सिलेक्ट करने पड़ेगा कि जो पैसेज दिया है उसको पढ़ करके उसका हेडिंग बनाइए प्रीसिस में, और उसके बाद बहुत सारी चीजों को इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है कैसे बनाना है, और काट छाट कर उसको अपने सेंस में लिखना होता है। मतलब कि अगर आप 100 वर्ड्स में पैसेज दिया है और प्रीसिस बना रहे हैं तो आपको उसमें 33 वर्ड्स में ही प्रीसिस लिखना है, तो बहुत संक्षिप्त में लिखा जाता है, उसको शॉर्टन किया जाता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पैसेज की अपेक्षा प्रीसिस, तो लोग ज्यादा प्रीफर कर लेते हैं पैसेज ही बनाने में। तो इस तरह से आपका जो 100 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब इतना चीजों को अगर हम समय रहते कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। या कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और कह दिए कि टाइम खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद कि आपको क्या क्या चीज पढ़ाया गया, क्या उसमें से बहुत सारे टॉपिक को छोड़ दिया गया या टच ही नहीं किया गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो चीज तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 के और एग्जाम देना है खास करके, तो आपको पूरे 100 मार्क्स का सिलेबस का टॉपिक पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज पढ़ना है। और जब ये पता हो जाएगा तो आप समय रहते ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, और उसके साथ प्रैक्टिस करने का भी समय मिल जाएगा और अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे सिलेबस नहीं जानते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं टीचर जो पूरा सिलेबस टच ही नहीं करते हैं, और बच्चों को टाइम जनवरी आ जाता है लास्ट, फिर छोड़ देते हैं, और उसके बाद एग्जाम में जाता है तो बच्चे कुछ क्वेश्चंस मिस कर जाता है, बोलता आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं बढ़िया से। तो मुझे आशा है कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर सिलेबस समझ में आ गया तो हमारे लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो नए होंगे वो हमें जरूर फॉलो करेंगे। धन्यवाद।